हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल बिक्स इंस्टीट्यूट, जिस पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, इससे प्रीवियस क्लास में अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस की स्टडी कर चुके हैं। आज का अपना जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि आज अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है और इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका एरिया वेक्टर क्या होता है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन में एरिया वेक्टर है इसका नॉलेज होना जरूरी है। इसका नॉलेज होगा तभी आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन कर सकते हो। तो अपन सबसे पहले देख रहे हैं कि एरिया वेक्टर क्या है। तो एरिया वेक्टर का जनरल मीनिंग है कि आपके पास कोई सरफेस हो, उस सरफेस पे कोई परपेंडिकुलर अपन वेक्टर ड्रॉ करें जिसकी डायरेक्शन कैसे हो, आउटवर्ड हो आपके पास, तो उसी को अपन नाम दे देते हैं उसका एरिया वेक्टर। तो आप ये कह सकते हो कि जैसे आपके पास ये एक सिलेंडर है, इसको अपन ने सरफेस नाम दे दिया। अब इस सरफेस में देखोगे तो तीन पार्ट हैं। एक ये वाला सर्किल है, इसको S1 नाम दे दिया। एक आपका ये कर्व्ड सरफेस है जिसको अपन ने S2 नाम दे दिया, और ये आपका थर्ड सर्किल है जिसको अपन ने S3 नाम दे दिया। तो यहां से अगर आप इनके एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना चाहोगे तो आपके पास इसका जो एरिया वेक्टर है वो अपन ने जो लाइन ड्रॉ की है, लाइन रिटर्न किया है, उसके बेसिस पे आप ये कह सकते हो कि एक वेक्टर ड्रॉ करना है जो गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर हो और उसकी डायरेक्शन है वो कैसी हो, आउटवर्ड। तो इस सरफेस पे आपने एक ये परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ किया और इस परपेंडिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन कैसे रखी, आउटवर्ड रखी। तो ये इसका हो गया एरिया वेक्टर S1 आपके पास। ऐसे अगर इस सरफेस की बात की जाए तो इस सरफेस में आपका जो कर्व सरफेस दिख रही है, कौन सी, यहां से लेकर यहां तक की, तो इस पे आप अगर परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करोगे तो ये जैसे मैंने ये परपेंडिकुलर वेक्टर अपवर्ड ड्रॉ कर दिया या ये डाउनवर्ड ड्रॉ कर दिया, तो ये भी इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा सेकंड सरफेस का, इसलिए इसको S2 से लिख दिया। ऐसे ये जो थर्ड सर्किल दिख रहा है आपको, इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो ये आउटवर्ड इस तरफ आ गया आपके पास। तो इस तरीके से ये आपके पास एरिया वेक्टर का कंसेप्ट हो गया कि कोई भी सरफेस दी जाए उस सरफेस के परपेंडिकुलर आप एक वेक्टर ड्रॉ करो जिसकी डायरेक्शन आउटवर्ड हो, तो इस तरीके के वेक्टर को नाम दिया जाता है आपका एरिया वेक्टर बोल दो, या इसी को अपन सरफेस वेक्टर भी का नाम भी दे देते हैं। अब किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर निकालने का फॉर्मूला हो गया कि आपको एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया चाहिए और साथ में परपेंडिकुलर आउटवर्ड यूनिट वेक्टर हो जो गिवन सरफेस पे ड्रॉ किया गया है। अब अगर ये मैं कहूं कि सिलेंडर की एक्स है वो एक्स एक्सिस पे है, तो आप अगर S1 एरिया वेक्टर को फाइंड आउट करोगे तो इस S1 सरफेस का जो एरिया है वो तो है पाई आर स्क्वायर, और इसका यूनिट वेक्टर देखोगे तो एक्स एक्सिस में आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस आई कैप होता है, ये S1 अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए इसको मैंने माइनस आई कैप लिख दिया। ऐसे अगर आप S2 वेक्टर निकालना चाहोगे तो S2 वेक्टर आपके पास जो एरिया है, यानी कि सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया है वो मैंने ले लिया पाई 2 पाई आर एच या आर एल। क्या हो गया कि इसका जो लेंथ है वो तो 2 पाई आर हो गया और इसकी ये वाली लेंथ है वो क्या हो गई, एल हो गई। तो इसका आपका कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर एल आ गया, और इसका जो यूनिट वेक्टर अगर अपवर्ड लेते हैं तो प्लस जे केप आ जाएगा और डाउनवर्ड लेंगे तो माइनस जे केप आ जाएगा। ऐसे अगर इस S3 यानी थर्ड सरफेस का आप एरिया वेक्टर अगर फॉर्म करोगे तो इसका एरिया तो आ गया आपके पास पाई आर स्क्वायर, और इसकी जो डायरेक्शन है वो हो गई प्लस आई कैप। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि किसी भी गिवन सरफेस पे आप जो परपेंडिकुलर वेक्टर ड्रॉ करोगे
वही परपेंडिकुलर वेक्टर उसका क्या कहलाएगा, एरिया वेक्टर कहलाएगा। एरिया वेक्टर निकालने के लिए आपको एक तो एरिया पता होना जरूरी है और जो भी सरफेस ले रहे हो उसका यूनिट वेक्टर होना जरूरी है। जैसे आपके पास अगर देखोगे तो ये क्यूब है, इस क्यूब की ये वाली एक्सिस में एक्स मान रहा हूं, ये वाई और ये जेड, यानी आपने ये क्यूब ऐसे रखा है जो आपका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में रखा हुआ है और इसकी साइड अपन ने ए मान ली। तो अगर आप देखोगे तो क्यूब में आपको टोटल 6 फेस मिलेंगे। 6 फेस को अपन अगर नाम दें तो जैसे ये रूम आप कंसीडर कर लो, इस रूम का इधर वाला फेस तो राइट फेस हो गया, इधर वाला फेस लेफ्ट फेस हो गया, अपवर्ड को टॉप, डाउनवर्ड को बॉटम, फ्रंट और बैक। इस तरीके से आपको 6 सरफेस ऑब्टेन होगी। उस 6 सरफेस में अगर मैं 5 टॉप लिखना चाहूं तो आपका जो 5 टॉप है, 5 टॉप का मीनिंग ये निकालना आपका, और ये निकालना इसका एरिया तो आ गया ए स्क्वायर, अगर इसकी साइड को ए माना जाए तो स्क्वायर का एरिया तो हो गया ए स्क्वायर, और अपवर्ड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो प्लस जे कैप हो गया। ऐसे ही आपका अगर 5 बॉटम लिखोगे तो 5 बॉटम है वो आपके पास आया ए स्क्वायर माइनस जे कैप, इसका एरिया वेक्टर अपवर्ड और इसका एरिया वेक्टर डाउनवर्ड। ऐसे अगर आप 5 लेफ्ट लिखना चाहो, 5 लेफ्ट का मीनिंग इधर वाला आ गया और इधर वाला आ गया, तो आप इसका अगर लिखोगे तो एरिया तो ए स्क्वायर हो गया और डायरेक्शन हो गई प्लस आई कैप। ऐसे अगर मैं 5 राइट लिखना चाहूं तो आप 5 राइट लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस आई कैप। ऐसे अगर मैं 5 फ्रंट लिखना चाहूं तो 5 फ्रंट का एरिया तो ए स्क्वायर हो गया, सॉरी एरिया वेक्टर लिख रहे हैं अपन, ये तो एरिया वेक्टर को आप एस से ड्रॉ कर दो, या आप 5 का मीनिंग अपन आगे देखेंगे। ये तो आपके पास है एस टॉप, ये आपका एस बॉटम, ये है आपका एस लेफ्ट, ये आपका एस राइट, ऐसे ये एस फ्रंट है और इधर आ जाएगा फ्रंट का प्लस के कैप, और एस बैक का अगर ड्रॉ करोगे तो ए स्क्वायर माइनस के कैप हो गया। तो बच्चों इस तरीके से किसी भी सरफेस का अगर आपको एरिया वेक्टर फाइंड आउट करना हो तो पहली चीज आपको उसका आउटवर्ड डायरेक्टेड यूनिट वेक्टर पता हो और दूसरा उस सरफेस का एरिया पता हो तो आप उसका एरिया वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये तो आपका एरिया वेक्टर का कंसेप्ट है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत हो तो बच्चा पूछ ले, उसको जो भी सुविधा दी जाती है जैसे व्हाट्सएप नंबर है या कमेंट सेक्शन, उसमें वो कमेंट करके पूछ सकता है। अब आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है। तो किसी भी सरफेस से अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करना है तो आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू ए गिवन सरफेस। यानी आपको कोई भी अगर सरफेस गिवन होगी तो उस सरफेस से नॉर्मली कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होगी, उन्हीं के नंबर को अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह देते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक तरीके से क्या हो गया, किसी भी सरफेस में से पास होने वाला या फ्लो होने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन नाम दे देते हैं उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या किसी भी गिवन सरफेस में से आपके पास कितनी फील्ड लाइन पास हुई वही आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो टोटल नंबर है किसी भी सरफेस में से पास होने वाला वही आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इसके मीनिंग में किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब अगर किसी भी सरफेस में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और डॉट प्रोडक्ट किसका निकालना है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का और दूसरा किसका निकालना है, एरिया वेक्टर का। यानी किसी भी सरफेस में से अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है
तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जिसको आप ई से लिख सकते हो एंड एरिया वेक्टर जिसको एस वेक्टर से लिख सकते हो। तो आपको एस वेक्टर या एरिया वेक्टर निकालना मैंने आपको सिखा ही दिया। इससे पहले अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख चुके हैं। इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट से आप क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन कर सकते हो। तो पहले तो आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग है किसी भी गिवन सरफेस में से कितनी फील्ड लाइन पास होगी उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए डॉट प्रोडक्ट निकालना है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और दूसरा किसका निकालना है, एरिया वेक्टर का। अब ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट किया जाता है और एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट किया जाता है। तो 1/1 अपन ये देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो कैसे निकालेंगे और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे निकालेंगे। तो देखो बच्चों, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो सकता है या आपके पास जो सरफेस है वो कैसी हो सकती है, फ्लैट हो सकती है। इसका अपोजिट ऐसे भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है या सरफेस है वो कर्व्ड फॉर्म में हो सकती है। तो अपन पहले ये देख रहे हैं कि आपके पास कोई एक सरफेस है जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अपन ने क्या किया गया है, अल्फा एंगल पे अरेंज किया या पुट किया। क्या किया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है जिसमें अपन ने एक सरफेस रखी है जो इसके साथ कितना एंगल फॉर्म कर रही है, अल्फा एंगल। अभी सरफेस का आप क्या ड्रॉ करोगे, एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे। तो ये मैंने कोई एक एरिया वेक्टर ड्रॉ किया जो इस सरफेस के कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो ये एस तो आपकी सरफेस है और ये जो एस वेक्टर है वो आपके पास क्या है, एरिया वेक्टर ऑफ सरफेस। यानी आपने जो सरफेस ली है उसका एरिया वेक्टर है आपके पास एस वेक्टर। और ये एस वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो अपन डेफिनेशन से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट एस वेक्टर, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। यानी कि आपने क्या किया, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया और एक एरिया वेक्टर लिया और इन दोनों का आपने क्या लिख दिया, डॉट प्रोडक्ट लिख दिया। अब आपको पता है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट आता है तो अपन किसका यूज लेते हैं, कोस थीटा का यूज लेते हैं। तो आप अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और एंगल गिवन है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का सीधा सा फॉर्मूला है ई डॉट एस निकालो या इसी को ई एस कोस थीटा निकालो। जहां इस फाई ई का मीनिंग तो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस तरीके के सिंबल को कहते हैं अपन फाई। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, आपका फाई ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ई का मीनिंग इलेक्ट्रिक और ये जो सिंबल है वो फ्लक्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से फाई ई इज इक्वल टू हो गया ई डॉट एस या इसी को ई एस कोस थीटा लिख सकते हैं, जिसमें फाई ई का मीनिंग हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ई वेक्टर को कह देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एस वेक्टर को कह दिया जाता है एरिया वेक्टर। ई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे ही एस है वो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर होगा। जैसे आपके पास अगर ये सरफेस है तो पाई आर स्क्वायर हो गया, अगर कर्व सरफेस है तो 2 पाई आर एल हो गया। ऐसे ही अगर आपके पास ये कोई स्क्वायर है तो उसका एरिया का मैग्नीट्यूड हो गया ए स्क्वायर। थीटा आपका क्या होता है वो जरूर ध्यान रख लेना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दो एंगल हैं। पहला एंगल आपका अल्फा, अल्फा को बोलते हैं एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड सरफेस। और सेकंड है आपके पास थीटा, यह एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर एस आपके पास। तो क्वेश्चन को ढंग से देखना कि आपको एंगल कौन सा गिवन है, अल्फा गिवन है या थीटा गिवन है। अगर अल्फा गिवन है तो फिगर से देख सकते हो अल्फा प्लस थीटा 90 के इक्वल है, जहां से आपके पास थीटा इज इक्वल टू निकल कर आ गया 90 माइनस अल्फा। तो बच्चों क्वेश्चन को ढंग से देखना कि क्वेश्चन में आपको एंगल कौन सा मेंशन किया गया है, एंगल सरफेस का मेंशन है या एरिया वेक्टर का मेंशन है। एरिया वेक्टर का मेंशन है तब तो आप एंगल डायरेक्ट पुट कर देना।
अगर सरफेस का एंगल गिवन है तो उसको 90 में से सब्सट्रैक्ट करके आप मेंशन करना या यूज लेना, तभी आपके पास क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी। अपन क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। इससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के दो तरीके हैं, या तो डॉट प्रोडक्ट निकालो ई डॉट एस, या दूसरा है ई का मैग्नीट्यूड लो, एस का मैग्नीट्यूड लो और दोनों के बीच में बने हुए एंगल की कोसाइन का यूज लो, तब आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को कि अगर आपको कहीं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स गिवन, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है या सरफेस कैसी गिवन है, फ्लैट गिवन है, तो आप क्या कर सकते हो, उसका एरिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन कर सकते हो। तो बच्चों सबसे पहले पढ़ा आपने एरिया वेक्टर क्या होता है। कोई भी गिवन सरफेस का परपेंडिकुलर वेक्टर आपका एरिया वेक्टर होता है, जो हमेशा डायरेक्टेड होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में। सेकंड आया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है, किसी भी सरफेस में से पास होने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अपन कह देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। थर्ड आपके पास क्या आता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का और एक एरिया वेक्टर का। अब अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके लिए फॉर्मूला ई डॉट एस या ई एस कोस थीटा, जहां पे आपके पास थीटा है वो एंगल होता है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। आपको ध्यान रखना है, कई बार आपको एंगल ये सरफेस का दे देंगे जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट किया है, और अगर क्वेश्चन में अल्फा गिवन है तो थीटा निकालने के लिए आपको 90 माइनस अल्फा करना है। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लैट सरफेस का अगर आपको क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपके पास प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म हो तो उसके लिए आपको क्या करना है। नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग, जैसे मैंने ये आपको कोई एक सरफेस दी, ये फ्लैट ना होके ऐसे कर्व्ड फॉर्म में है, और इसमें से आपको क्या निकालना हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना हो। तो पहला काम है कि सरफेस को क्या करो, आप अलग अलग पार्ट में से डिवाइड करो, यानी कि इस पे अपन ने क्या ले लिए, स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लिए। ये आपके पास क्या आ गए, स्मॉल एरिया एलिमेंट्स आ गए, यानी कि गिवन सरफेस को आपको डिवाइड करना है या क्लासिफाई करना है छोटे छोटे पार्ट्स में। तो सबसे पहले यानी कि आपके पास कैसी हो, कर्व्ड सरफेस हो, और दूसरा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म हो। तो उस टाइम पे आपके पास ये कोई सरफेस है जिसमें आपका कर्व्ड एरिया है, यानी फ्लैट एरिया नहीं है, तो आपने क्या किया, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे मैंने आपके पास ये कोई स्ट्रिप ले ली, या ये कोई एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया, और इस छोटे से एरिया एलिमेंट का जो एरिया है वो अपन ने कंसीडर कर लिया कि आपके पास इसका एरिया है, तो वो है डेल एस, और आई एलिमेंट नाम दिया तो इसको डेल एस आई से लिख दिया। अब इसका अगर अपन एरिया वेक्टर लें तो ये मैंने कोई इसका एरिया एलिमेंट वेक्टर ले लिया डेल्टा एस आई, और इस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मान लिया मैंने ई है, और इन दोनों के बीच में ये एंगल थीटा है। तो बच्चे पूछेंगे कि सर इसका बेनिफिट क्या है। तो अपन क्या करते हैं कि आपके पास जब इस सरफेस को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं, जिनका एरिया डेल एस वन डेल एस टू डॉट डॉट डी एस वन डी एस टू ये ऐसे मान लें, तो आप ये कह सकते हो कि जो ईच एरिया एलिमेंट है वो इतना स्मॉल होता है कि अपन इसको क्या मान सकते हैं, फ्लैट मान सकते हैं। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, और दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये जो अपन ने सरफेस स्मॉल कंसीडर की, इस पे आपका जो वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है पूरे एरिया एलिमेंट पे, उसको क्या माना जा सकता है, कांस्टेंट माना जा सकता है। और जब दोनों को कांस्टेंट मान लिया तो अपने पास फॉर्मूला हो गया ई डॉट एस। तो यहां से आप फाई निकालना चाहोगे तो इसका जो फ्लक्स है वो फ्लक्स अपन ने कह दिया कितना स्मॉल है, और स्मॉल फ्लक्स को मैंने डेल्टा फाई
के आई से लिख दिया आपके पास, ये केवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी इसका कोई ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। डेल्टा फाई का मीनिंग स्मॉल है और कौन से एलिमेंट से है, ith एलिमेंट से है आपके पास, उसके फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर दिया के से। तो इस तरीके से आप इसको लिखोगे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो क्या ई आई है और इसका एरिया वेक्टर है वो डेल्टा एस आई है। तो इस फॉर्मूले से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ई आई डॉट डेल्टा एस आई हो गया। ये आपका किस में से आया, इसमें से आया। अब अगर मैं इस पूरे का फ्लक्स निकालना चाहूंगा तो पूरे के फ्लक्स को मैंने फाई ई से लिख दिया और ये फाई ई का मीनिंग क्या है कि ये जितनी भी ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स आएंगे उन सभी के फ्लक्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देंगे तो आप ये कहोगे डेल्टा फाई 1 प्लस डेल्टा फाई 2 प्लस डेल्टा फाई 3 डॉट डॉट डेल्टा फाई एन, यानी जितने भी पार्ट कंसीडर किए उनके सबके अलग अलग फ्लक्स निकाले और सबका सम कर दिया। तब आप इसको ऐसे लिख सकते हो सिग्मा डेल्टा फाई आई, यानी कि आपके पास जो इसमें से निकाला गया उसको n टाइम्स क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो बच्चों ध्यान रखना कि जब भी आपके पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो या कर्व्ड सरफेस हो उस टाइम पे आपको फ्लक्स निकालने के लिए पहले स्मॉल पार्ट्स कंसीडर करने हैं। स्मॉल पार्ट्स कंसीडर करने पे ये दो पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। पहला पॉइंट आपका एरिया है वो फ्लैट हो जाएगा और दूसरा पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा और इन दोनों कोज के कारण आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो और इस फॉर्मूले से आपका स्मॉल से ये आ गया और टोटल आपके पास ये आ गया। अब कई बार आपके पास क्या होता है कि ये जो एरिया एलिमेंट है ये बहुत छोटा ले लेते हैं और बहुत छोटा लेने का मीनिंग ये अप्रोच करता है जीरो को। उस टाइम पे आपका ये जो सिग्मा का साइन है इसको रिप्लेस कर दिया जाता है इंटीग्रेशन के सिंबल से। तो उस टाइम पे आपका फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला ये हो जाता है ई डॉट ds का इंटीग्रेशन। तो बच्चों ध्यान रखना दोनों एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ई डॉट ds है वो भी स्मॉल एरिया वेक्टर से है और ई डॉट डेल एस आई है वो भी क्या स्मॉल एरिया से है आपके पास और उसको पूरी सरफेस में निकालना है तो या तो समेशन कर दो या आपके पास इंटीग्रेशन कर दो आपके पास। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अपन को कुछ सरफेस ऐसी मिलेगी जो क्लोज होगी, जैसे स्फीयर है वो क्लोज होगा, सिलेंडर है वो क्लोज होगा, क्यूब है वो क्लोज होगा। तो उसका फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन में आप एक बबल का साइन यूज में ले हुए और ये बबल का साइन ये आपको ये बोलेगा कि आप जो इंटीग्रेशन कर रहे हो वो किस पे कर रहे हो, क्लोज्ड सरफेस पे कर रहे हो। तो ये आपके पास नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने का मेथड है। ये यूनिफॉर्म से है और ये नॉन यूनिफॉर्म से है। नॉन यूनिफॉर्म से कई बार आप कैसे पूछ लेते हैं कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये आपके पास उसका मेथड है कैलकुलेट करने का कि पहले एक सरफेस लेंगे, उस सरफेस को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद में एक स्मॉल पार्ट का फ्लक्स निकालेंगे, उसका समेशन कर देंगे तो टोटल फ्लक्स आ जाएगा आपके पास। और अगर आपका एरिया वेक्टर है वो इतना स्मॉल लें कि नियरली इक्वल टू जीरो हो तब आपके पास सिग्मा के साइन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस कर देते हैं तो यही फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा आपके पास। तो नॉन यूनिफॉर्म में या तो ऐसे निकालोगे या ऐसे निकालोगे और अगर आपकी सरफेस क्लोज है तो इस इंटीग्रेशन के साइन में अपन यहाँ एक बबल का साइन यूज में ले लेते हैं। तो बच्चों ये आपके पास क्या आया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग आया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, यूनिफॉर्म फील्ड से कैसे कैलकुलेट करते हैं और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड से आपका किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अब देखो बच्चों आपका एक तो होता है यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अपन पहले क्या निकाल रहे हैं, इसकी एसआई यूनिट निकाल रहे हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तभी अपन फॉर्मूले में ये पढ़ के आए कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड लें और साथ में आप एरिया वेक्टर लो और उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा।
अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी यूनिट पढ़ के आए हो न्यूटन पर कूलम। एरिया वेक्टर की यूनिट मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, इसकी एक यूनिट तो आ गई न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। ऐसे ही मैंने आपको एक और यूनिट पढ़ाई है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और वो अपन ने पढ़ी है वोल्ट अपॉन में मीटर। और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, और इसकी सेकेंड यूनिट आ गई वोल्ट इंटू मीटर। तो बच्चों आपको ये दोनों यूनिट ध्यान रखनी है कि पहली यूनिट आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स होती है, और दूसरी यूनिट है वो इसकी वोल्ट इंटू मीटर होती है। नेक्स्ट आता है आपका डायमेंशन फॉर्मूला, और डायमेंशन फॉर्मूला आप इसकी एसआई यूनिट से लिख सकते हो। न्यूटन की डायमेंशन होती है m1 l1 t-2, मीटर की डायमेंशन हो गई l2, और नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो कूलम की डायमेंशन हो गई a1 t1 और पावर -1 है तो -1। इसको सोल्व करते तो m की पावर तो 1 है, l1 और l2 मिलके हो गया आपका l3, t-2 और t-1 मिलके कितना हो गया t-3। देखो बच्चों इसको 1 से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस में हो जाएगी, और यहां से आ जाएगा a-1। तो ये इसका क्या हो गया डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। इन दोनों में तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसकी फॉर्म में निकालने के लिए बोलते हैं, कंपोनेंट्स की फॉर्म। अब कंपोनेंट्स का मीनिंग ये हो गया कि जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है वैसे दे दिया ई एक्स आई के ई वाई जे के प्लस ई जेड के के। ऐसे आपका एरिया वेक्टर एस है वो ऐसे दे दिया एस एक्स आई के एस वाई जे के प्लस एस जेड के के। अब आपको बोला फाई निकालो, तो आप पढ़ के आए हो फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट एस, और 11th क्लास में पढ़ाया जाता है कि डॉट प्रोडक्ट में आई कंपोनेंट को आई कंपोनेंट से, जे कंपोनेंट को जे कंपोनेंट से, और के कंपोनेंट को के कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां से निकल कर आएगा ई एक्स एस एक्स, ई वाई एस वाई और ई जेड एस जेड। और यहाँ आपने क्या यूज में लिया, ये तो आपका कंपोनेंट्स की फॉर्म में फ्लक्स निकालने का तरीका हो गया है। और यहाँ आपने मेंस ये है यूज में लिया है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, उसकी वैल्यू तो होती है 1। और सेकंड आप लिख सकते हो आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। इस पे बेस्ड अगर आप एक प्रॉब्लम करना चाहो तो कह सकते हो कि जैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है वो गिवन है 2i प्लस 4j के न्यूटन पर कूलम, और आपको एरिया वेक्टर ए या एस है वो आपको गिवन है -3j के मीटर स्क्वायर। अब बोला फ्लक्स निकालो, तो सिंपली आपको विजुअलाइज करना है कि एंगल गिवन है या कंपोनेंट फॉर्म गिवन है। अभी अपन को देखने पे पता चला कि यहाँ कंपोनेंट फॉर्म गिवन है। कंपोनेंट फॉर्म का मीनिंग आई जे के कंपोनेंट गिवन है। तब आप जानते हो फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट एस। अब ई डॉट एस में आपको बोला जाता है कि एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ का एक्स कंपोनेंट 2 है और यहाँ का एक्स कंपोनेंट है ही नहीं तो आपने 0 लिख दिया, प्लस यहां से देखोगे तो y कंपोनेंट 4 है और यहाँ का y कंपोनेंट -3 है, प्लस यहाँ का j कंपोनेंट 0 है z कंपोनेंट, और यहाँ का भी z कंपोनेंट 0 है। सोल्व करेंगे तो -12 और यूनिट हो गई आपकी न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। तो किसी भी बच्चे को कंपोनेंट फॉर्म में भी फ्लक्स निकालने की में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि आपका कंपोनेंट फॉर्म में फ्लक्स कैसे निकाला जाता है। अब आता है कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किन पे डिपेंड करता है। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, या इसी को ई एस कोस थीटा लिख सकते हैं। तो पहला तो आ गया एट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि फ्लक्स है वो किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। सेकंड आ गया आपका एट एरिया, कि सरफेस का एरिया कैसा है। अगर एरिया स्मॉल होगा तो फ्लक्स भी स्मॉल मिलेगा, एरिया लार्ज होगा तो आपका फ्लक्स भी लार्ज मिलेगा।
और थर्ड पॉइंट आपको ढंग से ध्यान रखना है, और थर्ड पॉइंट है एट एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। यानी कि आपके पास ये किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करेगा, एंगल की भी कोसाइन पर। अब कोसाइन पे डिपेंड करेगा तो आपके पास केस फर्स्ट हो सकता है, और केस फर्स्ट में मैं ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो पैरेलल हो एस के। इसका मीनिंग है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में आपका उसका एरिया वेक्टर आ रहा है, तो उस टाइम पे cos थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हो आप 1 होगा, और cos थीटा 1 होगा तो उस टाइम पे फाई इज इक्वल टू प्लस ई एस के इक्वल निकल कर आएगा। तो ये आपका कह रहा था पॉजिटिव मैक्सिमम फ्लक्स। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ देखा कि cos की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, और मैक्सिमम है तो इसको मैक्सिमम पॉजिटिव फ्लक्स नाम दे दिया। ऐसे ही केस सेकंड में आप ये लिख सकते हो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो परपेंडिकुलर हो एरिया वेक्टर एस के, और इस टाइम पे आप ये कह सकते हो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे आ रहा है, जो दोनों के बीच में एंगल 90 बन रहा है। तो इस टाइम पे आप कह सकते हो cos थीटा 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो फाई की वैल्यू है वो भी आपको 0 मिल जाएगी। तो सेकंड पॉइंट आपको बच्चों ये ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट आप ये कह सकते हो कि केस सेकंड है वो आपको ऐसे भी बोला जा सकता है कि ई एंटी पैरेलल हो किसके, एस के। तो उस टाइम पे आपका ई इस डायरेक्शन में मिलेगा, एस इस डायरेक्शन में होगा, तो दोनों अपोजिट होंगे, और अपोजिट होंगे तो आप कहोगे कि थीटा की वैल्यू 180 मिलेगी, और थीटा की वैल्यू 180 मिलेगी तो आप यहां से कह सकते हो कि जो cos थीटा है वो -1 होगा, और यहां से फ्लक्स फाई ई है वो माइनस ई एस के इक्वल मिलेगा, और माइनस ई एस के इक्वल मिलेगा तो इसको कहेंगे नेगेटिव मैक्सिमम फ्लक्स। तो बच्चों ये तीनों चीजें याद रखनी है कि आपके पास अगर एंगल है वो 0 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री है, या एंगल है वो आपका 180 डिग्री है। अब इसी के साथ साथ एक और चीज याद रखना कि इस फ्लक्स को नाम दिया जाता है इनकमिंग आउटगोइंग फ्लक्स। यानी कि जब एंगल आपके पास 90 डिग्री 0 डिग्री होगा तो फ्लक्स आउटगोइंग होगा। कैसे होगा अभी देखेंगे। इसको नाम दिया जाता है आपका इनकमिंग फ्लक्स। अब कैसे है वो देखो, ये मैंने को एक सरफेस कंसीडर की सिलेंडर, और इस सिलेंडर सरफेस में को जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस में है, और मैंने आपको ये बोला कि इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो इस डायरेक्शन में है। तब आपके पास यहां से पूछा है कि आपको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है ईच सरफेस, और सेकंड निकालना फाई सिलेंडर। तो यानी कि आप अगर इसका सॉल्यूशन देखोगे, इस सॉल्यूशन में आपको ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 3 सरफेस है, S1, S2 और S3। तो आप इस सिलेंडर को दोबारा ड्रॉ कर लो, और दोबारा ड्रॉ करने के बाद में आपने ये देखा कि S1, S2 और S3 सरफेस में अगर मैं इनका देखूं तो आपका इसका एरिया वेक्टर तो इधर आएगा S1 वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर इधर जाएगा S2 वेक्टर, और इसका एरिया वेक्टर है वो इधर जाएगा S3 वेक्टर। और आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को देखोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इधर E, ऐसे ही इधर मिलेगा E, और ये इधर मिलेगा E। तो अगर मैं कहूं कि पहली फ्लक्स है सरफेस का वो फाई S1 लिखोगे,
ES1 डॉट S1 और ES1 डॉट S1 लिखें तो आप मान लो कि ES1 तो गिवन है LE और इसका एरिया मान लिया अपन ने S है और इंटू कोस 0 सॉरी कोस 180। कैसे? देखो इन दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है 180 का। तो यहां से आप देखोगे तो ये माइनस ES निकल कर आया। ऐसे फाई S2 देखोगे तो ES2 डॉट S2 और इसको देखोगे तो इसका एरिया अपन ने S डेस मान लिया बट यहाँ एंगल कोस 90 है तो कितना आ गया 0। देखो और थर्ड केस है वो फाई S3 देखोगे तो ES3 डॉट S3 और यहां से देखोगे तो ES और कोस 0 और कोस 0 तो प्लस ES आया। तो ये तो आपका ईच सरफेस से फ्लक्स आ गया। नेक्स्ट अगर मैं कहूं फाई सिलेंडर तो फाई सिलेंडर का मीनिंग जितने भी सरफेस है उनका फ्लक्स ऐड कर दो तो फाई S1 प्लस फाई S2 प्लस फाई S3 और ये आपका कितना आया 0। अब देखो इसी क्वेश्चन से बच्चों आपको ये भी एक्सप्लेन हो गया कि इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाया है और ऐसे लगाया है तो आप यहां से कह सकते हो कि यहां तो इनकमिंग फ्लक्स मिलेगा और यहां से आउटगोइंग फ्लक्स है यानी यहां से तो बाहर निकल रहा है और यहाँ क्या कर रहा है एंटर कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि इनकमिंग फ्लक्स है वो तो माइनस का है और आउटगोइंग फ्लक्स है वो किसका प्लस का है। तो आपको ध्यान रखना है कि आउटगोइंग फ्लक्स तो पॉजिटिव लेना है और इनकमिंग फ्लक्स है वो क्या लेना है नेगेटिव लेना है। तो बच्चों ये आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक था जिससे रिलेटेड आपके जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। किसी बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो तो वो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। एक बार मैं दोबारा से इसको रिवाइज करा देता हूँ कि अगर आपके पास यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला निकालना तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की यूनिट लिखनी है जिससे आपके पास ये 2 यूनिट मिलती है, ये डायमेंशन फॉर्मूला मिलता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंपोनेंट्स की फॉर्म में कैलकुलेट करना हो यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों कंपोनेंट्स में दे दें तो आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए और डॉट प्रोडक्ट में आपको कहता है कि x कंपोनेंट से y कंपोनेंट से z कंपोनेंट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट एरिया वेक्टर के x कंपोनेंट से, इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट एरिया वेक्टर के y कंपोनेंट से। इस तरीके से आपस में इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। थर्ड आती है कि किन किन पे डिपेंड करता है तो 3 क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया और तीसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के एंगल पे। अब यहां से आपने ये देखा कि ये आपके पास क्या आ गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है जिसका अपन एक एग्जांपल भी इलस्ट्रेट कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज और याद रखनी है और वो नोट ये याद रखना है कि अगर थीटा लेस देन 90 है तब तो फ्लक्स मिलेगा पॉजिटिव और थीटा ग्रेटर देन 90 है तब फ्लक्स कैसा मिलेगा नेगेटिव। कहने का मीनिंग अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है वो 90 से छोटा बड़ा तब तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा और अगर बड़ा बड़ा तो फ्लक्स कैसा होगा नेगेटिव होगा। मैक्सिमम कब होगा जब आपके पास 0 होगा तब तो फ्लक्स है वो प्लस में मैक्सिमम होगा और जब 180 है तो माइनस में क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टॉपिक है। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। वीडियो को देखने के बाद में लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।